Hello and welcome everyone once again to the channel Forestry Exam Academy। और आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए मॉडल नर्सरी टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, अपना आंसर को कमेंट कीजिए और अपना स्कोर को जरूर बताइएगा। और आप डेली एमसीक्यूज, नोट्स, पीडीएफ्स और एग्जाम्स के जो भी अपडेट्स हैं उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट्स में भी पिन कर दिया है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर से। क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग रूटिंग इन स्टेम कटिंग। कौन सा हार्मोन है जो सबसे ज्यादा यूज्ड होता है रूटिंग के लिए स्टेम कटिंग्स में। ओके, तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका आईबीए सी। आईबीए का जो फुल फॉर्म हो जाता है ये है इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ये एसिड, ठीक है, ये क्या है, एक ऑक्सिन हार्मोन है जो स्टेम कटिंग में एडवेंटेशियस जो रूट्स होते हैं उनको बनाने के लिए सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा और भी इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। अब जैसे GA3 है, तो GA3 जो है मेनली स्टेम इलोंगेशन और सीड जर्मिनेशन के लिए को प्रमोट करता है। ओके, ABA जो है आपका, ये सीड डोरमेंसी और स्ट्रेस रिस्पॉन्स से रिलेटेड हार्मोन है। और जो इथिलीन है ये फ्रूट राइपनिंग और सेनेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, लेकिन जो इंड्यूसिंग जो रूटिंग के लिए जो हार्मोन्स होता है स्टेम कटिंग्स के थ्रू, ठीक है, एडवेंटिटियस रूट बनाने के लिए, उसमें हम किसको यूज करते हैं, आईबीए, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिस्ट दिया हुआ है, इसको मैच करना है। इसमें कुछ लिस्ट ए है, लिस्ट 2 है, इसको मैच करना है। तो देखिए रूट ट्रेनर, अब रूट ट्रेनर का यूज कैसे करते हैं, तो इसका यूज करते हैं 4 नंबर, प्रिवेंट रूट क्वाइलिंग। जो रूट ट्रेनर होता है ना वो क्या करता है, रूट क्वाइलिंग को प्रिवेंट्स करता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो रूट ट्रेनर होते हैं तो रूट जो अगर क्वाइल हो जाए उसको प्रिवेंट करके रूट को डाउनवर्ड ग्रो करने में मदद करता है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा आपका 4। देन मिस्ट चेम्बर, मिस्ट चेम्बर क्या होते हैं कि एक कंट्रोल्ड कंडीशंस में कंट्रोल कंडीशंस में क्लाइमेटिक जो भी कंडीशन रिक्वायरमेंट है सीडलिंग के एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो दिया जाता है। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड क्या है, मिस्ट चैम्बर का काम होता है ह्यूमिडिटी के लिए। ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी, तो बी का हो जाएगा 2। ठीक है, स्कैरिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन कुछ नहीं, एक मेथडोलॉजी है जिसमें सीड कोट को मैकेनिकली या केमिकली वीकेन किया जाता है ताकि जो वाटर और ऑक्सीजन है वो सीड्स के अंदर जा सके। ठीक है, और उसकी डोरमेंसी टूट जाए ताकि अच्छे से जर्मिनेट हो सके सीड्स। तो ये स्कैरिफिकेशन का हो जाएगा आपका नंबर 3, ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। तो सी का 3 एंड डी प्रिकिंग आउट। प्रिकिंग आउट का मतलब होता है ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स, मतलब कहीं पे सीडलिंग्स लगे हुए उसको उठा के कहीं और पे लगा देना, इट इज नोन एज प्रिकिंग आउट। ओके, तो डी का हो जाएगा आपका 1। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि containerized seedlings generally have better field survival than bare root seedlings। ओके, स्टेटमेंट 1 है। देन स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि रूट ट्रेनर्स इंकरेज वर्टिकल रूट ग्रोथ। एंड स्टेटमेंट 3 क्या है कि बेयर रूट सीडलिंग्स आर इजियर टू ट्रांसपोर्ट देन कंटेनराइज्ड सीडलिंग्स। ओके, तो देखिए जो कंटेनराइज्ड सीडलिंग्स के रूट प्लांटिंग के टाइम पे क्या होता है, डिस्टर्ब नहीं होते हैं, इसलिए उनका फील्ड सर्वाइवल रेट बहुत ही हाई होता है। ओके, तो बहुत ही मतलब हाई हो जाता है कंपेयर टू बेयर रूट सीडलिंग्स। ठीक है, तो ये आपका सही है। देन क्या है, रूट ट्रेनर्स इंकरेज वर्टिकल रूट ग्रोथ। हाँ, रूट ट्रेनर अभी हमने ऊपर भी देखा कि रूट जो ट्रेनर होते हैं वो क्वाइलिंग को प्रिवेंट करते हैं और वर्टिकली रूट के ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, नंबर 3 क्या है, बेयर रूट सीडलिंग आर इजियर टू ट्रांसपोर्ट देन
कंटेनराइज्ड सीडलिंग्स, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या होता है कि बेयर रूट सीडलिंग्स जो होती है वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, ठीक है, लेकिन जो रूट्स एक्सपोज्ड होने के कारण हैंडलिंग और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में बहुत ही डैमेज का रिस्क होता है, ठीक है। तो जो कंटेनराइज्ड सीडलिंग्स रूट्स को क्या होता है, प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट को जनरली हम लोग करेक्ट नहीं मान सकते हैं। ओके, ठीक है, तो थर्ड वन इज रॉन्ग। ओके, तो हमारा 1 and 2 only इज द राइट आंसर। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, असर्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उसका रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या कह रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज प्रीफर्ड फॉर इलाइट फॉरेस्ट्री ट्री। तो देखिए, इलाइट फॉरेस्ट्री ट्री जिसको हम प्लस ट्री भी कहते हैं, ठीक है, इनमें बहुत ही सुपीरियर ट्रेड्स होता है, जैसे कि आपका फास्ट ग्रोथ, ठीक है, स्ट्रेट बोल, ठीक है, और डिजीज रेसिस्टेंस, हाई वुड क्वालिटी, ये सारे क्या है, इनके सुपीरियर ट्रेड्स हैं। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है जनरली उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, ठीक है। ये असर्शन जो है बिल्कुल सही है। अब रीजन क्या दे रहा है इसका कि इट मेंटेन्स द जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ सुपीरियर जीनोटाइप। यस, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो मेथडोलॉजी हम लोग यूज करते हैं वो आइदर कटिंग्स यूज करते हैं, ठीक है, या ग्राफ्टिंग यूज करते हैं, या बडिंग को यूज करते हैं, ठीक है, टिश्यू कल्चर यूज करते हैं। तो इससे जो प्लांट्स बनते हैं वो पेरेंट्स के जो पेरेंट ट्री होती है उसका एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज होते हैं, क्लोन्स होते हैं, ठीक है। तो इससे जो सुपीरियर जीनोटाइप्स के जो जो भी हमारे डिजायर्ड ट्रेड्स हैं, कैरेक्टर्स है, वो नेक्स्ट जनरेशन में एग्जैक्टली एकदम सेम टू सेम ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू। देखिए कैसे, अब एक्सप्लेन इसको अगर हम अलग वे में देखें थोड़ा सा, तो क्या होता है कि अगर सीड से प्रोपोगेशन करेंगे तो जेनेटिक जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसके कारण जो ऑफ स्प्रिंग आएगा न्यू जनरेशन का, उसमें जो ट्रेड्स होंगे वो एग्जैक्टली पेरेंट्स के ट्रेड्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है कि सुपीरियर जीनोटाइप को बिल्कुल अनचेंज रखता है और सेम टाइप के सिमिलर ट्रेड्स को नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग में भी देता है, इसीलिए इलाइट ट्री के लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को प्रीफर करते हैं। तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation. तो A is the right answer. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि which nursery type is established for long term production of planting stock. लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन ऑफ प्लांटिंग स्टॉक के लिए कौन सा नर्सरी टाइप को यूज करते हैं हम, तो इसके लिए हम यूज करते हैं परमानेंट नर्सरी। एग्जैक्टली लंबे समय के लिए करना है तो ऑब्वियसली परमानेंट नर्सरी को ही यूज करेंगे, जो एक फिक्स्ड लोकेशन पे एस्टेब्लिश किया जाता है और वहां पे जो प्लांटिंग स्टॉक, सीडलिंग, सैपलिंग्स, जो क्लोन्स हैं, उसका प्रोडक्शन हमेशा कंटिन्यूअसली किया जाता है। ओके, अब इसमें दिया हुआ है कुछ और टर्मिनोलॉजी। एक है टेम्पोररी नर्सरी। तो टेम्पोररी नर्सरी क्या होता है कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन का कोई प्रोजेक्ट है, उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन शॉर्ट पीरियड के लिए है, तो उसके लिए एस्टेब्लिश करते हैं। प्लांटेशन होने के बाद उस नर्सरी को वहां पे कंप्लीटली बंद कर दिया जाता है, ठीक है। फिर है आपका सैटेलाइट नर्सरी। एक्चुअली सैटेलाइट नर्सरी टाइप का कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होता, तो ओके। देन है आपका ट्रांजिट नर्सरी। हाँ, सीडलिंग्स को प्लांटेशन साइट के पास टेम्पोरली स्टोर करने के लिए या फिर उसको एक्लेमेटाइज करने के लिए एक ट्रांजिट नर्सरी का सेटअप किया जाता है। एक्लेमेटाइजेशन की जो नर्सरी होती है, डायरेक्ट नर्सरी से निकालकर उसको फील्ड में हम प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के लिए हम क्लाइमेट में एडजस्ट होने देते हैं। दिस इज नोन एज एक्लेमेटाइजेशन। तो उसके लिए जो छोटा एक नर्सरी सेटअप करते हैं उसको हम ट्रांजिट नर्सरी कहते हैं। ओके, चलिए, तो इसका 5 का आंसर है आपका सी, परमानेंट नर्सरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट ऑफ ग्रोइंग मीडिया। ग्रोइंग मीडिया का सबसे ज्यादा यूज्ड कंपोनेंट्स कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, ग्रोइंग मीडिया का जो सबसे ज्यादा यूज्ड कंपोनेंट है वो है आपका कोकोपीट, वर्मिक्यूलाइट, परलाइट। ये तीनों ग्रोइंग मीडिया का सबसे ज्यादा यूज्ड कंपोनेंट है, फ्लाई एश नहीं है। ओके, तो 1, 2 and 3 यानी कि बी इज द राइट आंसर। देखिए कोकोपीट क्या होता है, तो कोकोपीट जो होता है वो हस्क से बनाया जाता है,
कोकोपीट हस्क से बनाया जाता है, ठीक है। ये इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत होती है, जिसके कारण ये क्या करता है, एरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बहुत ही कॉमन मतलब जो कंटेनर यूज करते हैं हम नर्सरी में, उसमें सबसे ज्यादा यूज कोकोपीट का ही होता है, ठीक है। कॉमन ग्रोइंग मीडियम है। देन वर्मिकुलाइट। अब वर्मिकुलाइट क्या है, तो ये एक्सपेंडेड माइका मिनरल है। वर्मिकुलाइट एक्सपेंडेड माइका मिनरल है। ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करता है और सीड जर्मिनेशन और रूटिंग मीडिया में ज्यादातर यूज किया जाता है, ओके। परलाइट क्या है, अब परलाइट क्या है कि जो वोल्केनिक ग्लास है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसका ये हेल्प करता है एरेशन और ड्रेनेज इंप्रूव करने में, ठीक है, और ये रूट डेवलपमेंट को इंप्रूव करता है। अब फ्लाई एश जो है आपका, ये थर्मल पावर प्लांट्स का बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंटल जो पॉटिंग मिक्सचर होते हैं उसमें बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में यूज किया जाता है, लेकिन नर्सरी ग्रोइंग मीडिया का ये कॉमन कंपोनेंट नहीं माना जाता है, ठीक। तो 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग। स्पीसीज दिए हुए हैं और उसका प्रोपोगेशन मेथड दिया हुआ है, ये हमको देखना है, ठीक है। तो बैम्बू, तो बैम्बू को जनरली हम किसके थ्रू प्रोपोगेट करते हैं, कलम के थ्रू। एक का हो जाएगा आपका वन कलम कटिंग्स, यानी कि जो नोट्स के साथ स्टेम प्रोपोर्शन होता है ना, उसको कट करके उससे प्रोपोगेट किया जाता है बैम्बू का। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का बहुत ही वाइडली यूज्ड मेथोडोलॉजी है। तो बैम्बू का कलम कटिंग हो जाएगा। यूकेलिप्टस, इसका हो जाएगा मिनी कटिंग। देखिए बी का 2, ठीक है। मॉडर्न जो क्लोनल फॉरेस्ट्री होता है उसमें यूकेलिप्टस का जो सुपीरियर क्लोनिंग होता है उसमें मिनी कटिंग टेक्निक्स को यूज किया जाता है और उससे यूकेलिप्टस को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुत ही हाई रूटिंग परसेंटेज और यूनिफॉर्म प्लांटेशन मिलते हैं, ठीक। फिर है पॉपुलर। पॉपुलर को स्टेम कटिंग से ही, पॉपुलर का सबसे कॉमन मेथोडोलॉजी जो यूज होता है वो है आपका स्टेम कटिंग, ठीक है। देन टीक को स्टम प्लांटिंग से जनरेट करते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल टीक प्लांटेशन मेथड है, ठीक है। और स्टम्स यानी कि रूट और शूट का प्रोपोर्शन को यूज किया जाता है, ओके। तो 1, 2, 3, 4 ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्या कह रहा है कि विच ऑपरेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग यंग सीडलिंग्स फ्रॉम जर्मिनेशन बेड्स टू कंटेनर। जर्मिनेशन बेड से कंटेनर की तरफ जिस यंग सीडलिंग्स को ट्रांसफर करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को भी हमने ऊपर भी देखा था, उसको हम प्रिकिंग आउट कहते हैं, ठीक है। प्रिकिंग आउट मतलब वही है, सिंपल, हम जो जर्मिनेशन बेड है वहां से यंग सीडलिंग्स को प्रिकिंग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। फिर जो सीड ट्रे होता है या सीड बेड होता है उससे निकालने के बाद हम उसको क्या करते हैं कि कंटेनर्स में प्लांट्स करते हैं। कंटेनर्स इन द सेंस कि पॉली बैग हो या ठीक है, उस टाइप के कंटेनर्स होते हैं उसमें प्लांट करते हैं। फिर उससे उसको हम बाद में ट्रांसप्लांट बेड्स जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, वहां अगेन प्लांटेशन कर देते हैं। दिस इज नोन एज प्रिकिंग आउट, ठीक है। अब देखिए, ओके। अब वाई अदर ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। होइंग दिया हुआ है, तो होइंग क्या होता है, होइंग जो होता है सॉइल को जो लूज करते हैं और वीड्स को रिमूव करते हैं, उसका एक टेक्निक है, ठीक है, उसका एक प्रोसेस है। रूट प्रूनिंग जो है आपका जनरली जो फाइब्रस रूट डेवलप करने के लिए रूट्स को जो ट्रिम किया जाता है उस प्रोसेस को रूट प्रूनिंग कहते हैं, ठीक है। हार्डनिंग इज सिमिलर टू एक्लेमेटाइजेशन। सीडलिंग्स को फर्दर फील्ड कंडीशन में प्लांट करने के पहले जो एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस किया जाता है उसको हम हार्डनिंग कहते हैं। तो इन सब का मतलब अलग ही है। प्रिकिंग आउट इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लोनल फॉरेस्ट्री। स्टेटमेंट 1 क्या है कि क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। यस, जो क्लोन्स होते हैं वो क्या जेनेटिकली आइडेंटिकल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के, तो A1 इज ट्रू। क्लोनल प्लांटेशन शो ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी। यस, क्लोनल जो प्लांटेशन होते हैं यूनिफॉर्मिटी शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो ग्रोथ फॉर्म क्वालिटी काफी यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि अपने मदर प्लांट से सिमिलर टू है और एक तरह के जीनोटाइप्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। देन क्लोनल प्रोपगेशन इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। नो, ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज नहीं करते हैं, बल्कि मेंटेन या रिड्यूस करते हैं, ठीक है।
वाई? बिकॉज न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बनते हैं, जेनेटिक वेरिएशन मेनली सीड प्रोपोगेशन से ही आती है। ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी को ये इंक्रीज नहीं करते हैं, तो 3 इज रॉन्ग, तो 1 and 2 आर ओनली करेक्ट, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 क्या कह रहा है कि विच फैक्टर इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग ऑफ कटिंग्स? कौन सा फैक्टर डायरेक्टली नहीं है रिस्पॉन्सिबल रूटिंग ऑफ कटिंग्स के लिए? ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, अभी हमने ऊपर में भी जो पहला क्वेश्चन देखा था सिमिलर टू है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नो, ह्यूमिडिटी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, टेम्परेचर दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सीड वाइबिलिटी ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, क्या होता है देखिए कैसे, सीड वाइबिलिटी इज द राइट आंसर। देखिए अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ये रूट इनिशिएशन को डेवलप करता है। ठीक है, रूट इनिशिएशन को डेवलप करता है। ठीक, देन ह्यूमिडिटी, ये हाई अगर ह्यूमिडिटी है तो ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, कटिंग्स को ड्राई रहने से बचाता है और रूटिंग को इम्प्रूव करता है। देन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है, सुटेबल टेम्परेचर जनरली 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो होते हैं वो रूट फॉर्मेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इनहेंस करते हैं। ठीक है, तो बचा सीड वाइबिलिटी। अब सीड वाइबिलिटी क्या है, सीड वाइबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन नॉट रूटिंग। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या कह रहा है, 11 में है कि असर्शन दिया है, रीजन दिया है। असर्शन क्या है कि मिस्ट चैम्बर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर रूट कटिंग्स। मिस्ट चैम्बर जो हैं वो वाइडली यूज किए जाते हैं रूट कटिंग्स के लिए, और उसका रीजन दे रहा है कि हाई ह्यूमिडिटी रिड्यूसेस ट्रांसपायरेशनल लॉसेस। तो यस, मिस्ट चैम्बर को रूट कटिंग्स के लिए यूज किया जाता है। मिस्ट चैम्बर नर्सरी और क्लोनल प्रोपोगेशन में जो रूटिंग कटिंग्स है ना बहुत ज्यादा इसके लिए यूज करते हैं इसको, क्योंकि ये क्या करता है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंट्रोल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे रूट फॉर्मेशन इनहेंस होती है। ठीक, अब इसका जो रीजन है कि हाई ह्यूमिडिटी रिड्यूस ट्रांसपायरेशनल लॉस, तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। मिस्ट चैम्बर में कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट मिस्ट स्प्रे का बहुत ही हाई ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है मिस्ट स्प्रे के कारण। ओके, हाई ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, इससे क्या होता है कि लीफ सरफेस से वाटर का जो लॉस होता है, ठीक है, जिसको हम ट्रांसपायरेशनल लॉस कहते हैं, वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, लेस हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि बहुत ज्यादा इसी के लिए हम लोग मिस्ट चैम्बर्स का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, आर कैसे एक्सप्लेन कर रहा है ए को, देखिए कटिंग्स के पास इनिशियली क्या होती है कि रूट्स नहीं होती है। ठीक है, कटिंग्स के पास इनिशियल में रूट नहीं होता है, इसीलिए वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हाई ह्यूमिडिटी उन्हें डिहाइड्रेशन से बचाती है और कटिंग्स को अलाइव रखती है जब तक नए रूट्स डेवलप नहीं हो जाए। इसी वजह से मिस्ट चैम्बर्स रूटिंग के लिए आइडियल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि द आइडियल पीएच रेंज फॉर मोस्ट नर्सरी ग्रोइंग मीडिया इज। आइडियल जो पीएच रेंज है मोस्ट नर्सरी प्लांट्स और फॉरेस्ट सीडलिंग्स को ग्रोइंग मीडिया के लिए स्लाइटली क्या होता है, न्यूट्रल पीएच चाहिए होता है टू स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, न्यूट्रल टू स्लाइटली एसिडिक या फिर स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि स्लाइटली एसिडिक 5.5 एंड न्यूट्रल इज 7। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको कि ये एक वैल्यू है 0 से इधर मान के चलिए 10 और इधर मान के चलिए आपका माइनस। ठीक है, 7 और इधर 1। ठीक है, और इधर 10। 7 इज द न्यूट्रल ग्रुप, इधर एसिडिक है इधर बेसिक है। ओके, सो 5.5 to 7.0 सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर
प्लांट प्रोपोगेशन, कंट्रोल एनवायरनमेंट प्लांट प्रोपोगेशन के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं? ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस भी कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है या प्लास्टिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक स्ट्रक्चर। ठीक, ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट को यहाँ पे हम इजिली रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन पॉली हाउस, पॉली हाउस प्लास्टिक कवर्ड प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है? प्लास्टिक कवर्ड प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है। ग्रीन हाउस का बहुत ही इकोनॉमिकल वर्जन माना जाता है। ठीक है, फिर है मिस्ट चेम्बर, मिस्ट चेम्बर ये हाई ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है। ठीक, देन शेड हाउस, शेड हाउस मतलब एक शेड होता है नेट से कवर किया हुआ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें एक्सेस सनलाइट को रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि सीडलिंग्स को प्रोटेक्शन मिले, और हार्डनिंग और नर्सरी प्रोटेक्शन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नर्सरी प्रोपोगेशन में। तो ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अगेन लिस्ट ए एंड लिस्ट 2 दिया हुआ है, इसको मैच करना है हमको। तो अभी हमने देखा IBA ये रूट इंडक्शन में यूज किया जाता है, A=1, GA3। ठीक है, अब GA3 यानी कि स्टेम इलोंगेशन के लिए यूज, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है इसको। ठीक है, GA3 को स्टेम इलोंगेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड, देखिए इसका फुल फॉर्म में बता चल रहा हूँ। IBA यानी कि आपका हो गया इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, GA3 यानी कि जिब्रेलिक एसिड, ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड। इसको सीड डोरमेंसी और बड डोरमेंसी इंड्यूस करता है। ठीक है, ये स्ट्रेस हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है एब्सिसिक एसिड को। C=3 एंड साइटोकाइनिन D=4, ये सेल डिवीजन या साइटोकाइनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, सूट फॉर्मेशन या लेटरल जो बड का ग्रोथ होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ओके, तो 1, 2, 3 इज द राइट आंसर, A is the right answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 15, which index is regarded as the most reliable indicator of seed quality? सीड क्वालिटी का सबसे रिलायबल इंडिकेटर किसको कहते हैं? तो सीड क्वालिटी का जो सबसे रिलायबल इंडिकेटर होता है उसको हम कहते हैं DQI, यानी कि डिक्सन क्वालिटी इंडेक्स। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसको क्यों माना जाता है सबसे रिलायबल? क्योंकि ये एक कंपोजिट इंडेक्स है जो सीडलिंग्स का इंपॉर्टेंट ग्रोथ पैरामीटर को एक साथ इवेल्युएट करता है। ठीक है, ये किस चीज को कंसीडर करता है? DQI, ये टोटल सीडलिंग का ड्राई वेट। ठीक, देन सीडलिंग हाइट। ठीक है, देन आपका है कॉलर डायमीटर, देन शूट टू रूट का रेशियो। ठीक है, इसीलिए DQI सिर्फ हाइट या रूट लेंथ जैसे सिंगल पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है, और सीडलिंग के ओवरऑल विगर और फील्ड परफॉर्मेंस को बेटर रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? रूट प्रूनिंग इनकरेज फाइब्रस रूट डेवलपमेंट, देन एक्सेसिव नाइट्रोजन में इंक्रीज डिक्रीज ससेप्टिबिलिटी, हार्डनिंग रिड्यूस ट्रांसपेरेंट शॉक। अब देखिए स्टेटमेंट 1 क्या है? रूट प्रूनिंग इंकरेज फाइब्रस रूट डेवलपमेंट। तो रूट प्रूनिंग से मेन स्टेम की ग्रोथ रेगुलेट होती है और लैटरल फाइब्रस रूट का डेवलपमेंट प्रमोट होता है। ठीक है, तो इससे रूट सिस्टम क्या होता है? कंपैक्ट और एफिशिएंट बनता है। ओके, तो यस, नंबर 1 इज ट्रू। ठीक है, करेक्ट। देन एक्सेसिव नाइट्रोजन में इंक्रीज डिजीज सस्टेबिलिटी। एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से सीडलिंग्स में सॉफ्ट एंड सक्लेंट ग्रोथ होती है, जो फंगल डिजीज और पेस्ट अटैक्स के लिए सबसे ज्यादा ससेप्टेबल हो सकती है। ठीक है, तो नंबर 2 इज ऑल्सो ट्रू। देन हार्डनिंग, अब हार्डनिंग रिड्यूसेस ट्रांसप्लांट शॉक। यस, हार्डनिंग का हमने पहले भी देखा है कि एक एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? प्लांटिंग से पहले सीडलिंग्स को वाटर स्ट्रेस, सनलाइट और फील्ड कंडीशन के लिए अच्छे से एक्लेमेटाइज करते हैं ताकि इसको ट्रांसप्लांट करते ही
शॉक कम लगे और सर्वाइवल रेट बढ़ा रहे। ठीक है, तो नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1, 2 एंड 3 डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्या कर रहा है कि द मोस्ट कॉमन नर्सरी डिजीज काउजिंग डेथ ऑफ जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स आर। जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स का सबसे जो कॉमन नर्सरी डिजीज है जिससे सीडलिंग्स की डेथ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम डैम्पिंग ऑफ। ठीक है, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और कॉमन नर्सरी डिजीज है। ये मेनली जो सॉइल बॉर्न फंगाई होते हैं, सॉइल बॉर्न फंगाई, जो सॉइल बॉर्न फंगाई होते हैं, जैसे हो गया आपका पाइथियम, ठीक है, या फाइटोथोरा, ठीक है, राइजोटोनिया, ठीक है, राइजोटोनिया, फ्यूजेरियम हो गया, फ्यूजेरियम, ये सारे जो फंगाई हैं, ये सारे क्या करते हैं? डैम्पिंग ऑफ जो डिजीज है वो प्रोड्यूस करते हैं। और डैम्पिंग ऑफ का सिम्टम्स क्या है? इसका जो सिम्टम्स है, डैम्पिंग ऑफ का जो सिम्टम्स क्या है? सीड जर्मिनेट होने से पहले ही मर जाती है। ठीक है, जर्मिनेशन के बाद जैसी जर्मिनेशन से पहले ही मर जाती है। क्या होता है कि जर्मिनेशन के बाद जो स्टेम कॉलर वाला रीजन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सीड से कोई जर्मिनेट कर रहा है तो ये जो रीजन है इसको हम स्टेम कॉलर कहते हैं। ठीक है, स्टेम कॉलर वाला जो रीजन होता है वाटर सोक्ड हो जाता है यहाँ पे, जिससे सीडलिंग्स गिरकर मर जाता है। ठीक है, इसको पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। और अगर सीडलिंग्स जो होती है जर्मिनेट होने से पहले मर जाती है उसको कहते हैं प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 18 असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है। ठीक है, असर्शन क्या कह रहा है कि रूट ट्रेनर्स आर प्रीफर्ड ओवर पॉलीबैग्स इन मॉडर्न नर्सरी, एंड उसका रीजन दिया है कि रूट ट्रेनर्स इलिमिनेट रूट स्पाइरलिंग एंड इम्प्रूव रूट आर्किटेक्चर। तो यस, मॉडर्न जो फॉरेस्ट्री नर्सरी है उसमें रूट ट्रेनर्स को ट्रेडिशनल पॉलीबॉक्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रीफर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बेटर क्वालिटी ऑफ सीडलिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। और सिर्फ बेटर क्वालिटी ऑफ सीडलिंग्स ही नहीं प्रोड्यूस करते हैं, उसमें इनके जो रूट्स होते हैं उसके आर्किटेक्चर को भी इंप्रूव करते हैं, जिसके कारण रूट्स जो होती है स्पाइरल या क्वाइलिंग नहीं होती है, रूट्स स्ट्रेट ग्रो होती है। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या होता है कि जो पॉलीबैग्स थे ना, पॉलीबैग्स में रूट कंटेनर्स के अंदर सर्कुलेट ग्रोथ होती थी, रूट की स्पाइरलिंग हो जाती थी। ठीक है, जिसके कारण जो फील्ड परफॉर्मेंस में बहुत ही इफेक्ट करता था सीडलिंग्स का। लेकिन जो रूट ट्रेनर है वो इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करते एक बहुत ही हेल्दी रूट सिस्टम को ग्रो करता है। ठीक है, जिससे क्या होती है कि मॉडर्न नर्सरी में इनको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो assertion is true, reason is true, and reason explain the assertions। ठीक, both A are true and R explain A। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग सुपीरियर जीनोटाइप्स। सुपीरियर जीनोटाइप सेलेक्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? तो पहले बताया सुपीरियर जीनोटाइप्स क्या क्या होते हैं, फास्ट ग्रोथ हो, स्ट्रेट बोल हो, डिजीज रेसिस्टेंस हो। ठीक है, ये तीनों ही सुपीरियर जीनोटाइप्स हैं। ठीक, ओके, यानी कि अब प्लस ट्री के लिए, ठीक है, प्लस ट्री के लिए अगर फास्ट ग्रोथ होगा तो हायर बायोमास होगा, हायर टिम्बर प्रोडक्शन होगा। ठीक है, शॉर्ट रोटेशन पीरियड होगा। अगर स्ट्रेट बोल है तो टिम्बर क्वालिटी बहुत ही बेटर होगी और इकोनॉमिक वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। ओके, देन डिजीज रेसिस्टेंस है तो सर्वाइवल और रेट बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जो पेस्ट और डिजीज से जो लॉस होता था वो लॉस नहीं होगा। तो ये तीनों ही उसके आइडियल क्राइटेरिया हैं। ठीक है, 1, 2 एंड 3। अब देखिए इसमें हाई सीड डोरमेंसी, अब ये कैसे नहीं होता है? एक्सेसिव डोरमेंसी जर्मिनेशन को क्या करती है? डिले कर देती है। नर्सरी रेजिंग और प्लांटेशन प्रोग्राम के जनरली ये अनडिजायरेबल ट्रेट माना जाता है। ओके, तो दिस इज नॉट ए डिजायरेबल क्राइटेरिया। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20 क्या कर रहा है? मैच द फॉलोइंग। अगेन यहाँ नर्सरी ऑपरेशन दिया हुआ है और उसके पर्पस दिए हुए हैं, इसको मैच करना है।
ठीक। तो वीडिंग यानी कि रिड्यूस कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए ही हम वीडिंग का यूज करते हैं। ठीक है। अब जो क्या होता है कि वीड्स न्यूट्रिएंट हो गए, वाटर हो गया, लाइट हो गया, स्पेस हो गया, इसके लिए सीडलिंग्स क्या करती है, आपस में कंपीट करती है। तो वीडिंग में हम क्या करते हैं, जो अंडर ग्रोथ सीडलिंग्स है या अनडिजायरेबल कोई भी ऐसा प्लांट्स है वहां पे आ गया है, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि ये कंपटीशन रिड्यूस हो जाए। ठीक है। तो A = 1। देन होइंग, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, होइंग यानी कि जो सॉइल को लूजिंग करने का प्रोसेस है उसको हम होइंग कहते हैं। इससे हेल्प क्या होता है कि लूज करने पे एरेशन इंक्रीज हो जाता है। तो B = 2 सॉइल एरेशन। हार्डनिंग का एक्लेमेटाइजेशन ये हम बहुत डिस्कस कर लिए आज। ठीक है। देन ग्रेडिंग, ये यानी कि यूनिफॉर्म। देखिए ग्रेडिंग क्या है, सीडलिंग्स को हाइट के बेसिस पे, उसके कॉलर के डायमीटर पे या विगर के बेसिस पे सॉर्ट किया जाता है कि कौन सा बेटर है, कौन सा ग्रेडिंग कहते हैं ना, 1 A B C, उस टाइप से ग्रेड किया जाता है उसके डायमीटर के बेसिस पे, उसके ग्रोथ के बेसिस पे, उसके हाइट के बेसिस पे। ठीक है। तो उसको यूनिफॉर्म स्टॉक, ये हो गया आपका D = 4। ठीक। तो A इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट मॉडर्न नर्सरी टेक्नोलॉजी से MCQs। आई होप कि ये आपके जो फ्यूचर अभी UGC नेट फॉरेस्ट्री है उसके लिए यूजफुल हो। और टिल देन ऑल द बेस्ट आपको। और मेक श्योर कि वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फॉरेस्ट्री एस्पायरेंट दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चैनल कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स है वो आपको मिलता रहे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।